कैश बैलेंस या बाकी चीजें अभी हम सिर्फ कैश ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, बाकी एंट्रीज पे अभी फिलहाल फोकस नहीं करते। ठीक है, तो अल्टर में जाके हम कैश मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट परचेज बनाना है, तो परचेज ले लो। सेल्स अकाउंट्स, एक कस्टमर बना लेते हैं, एक सेलर बना लेते हैं। अब इन्वेंट्री में काम करना शुरू करने से पहले पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? स्टॉक आइटम्स बनाने पड़ेंगे, यूनिट्स बनानी पड़ेगी, यस मैम। है ना। और स्टॉक आइटम और यूनिट्स में सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की यूनिट्स बना लेंगे हम। तो क्रिएट देन स्टॉक आइटम, या पहले यूनिट बना लेते हैं। ठीक, एक यूनिट सिंपल पीसेस, हाँ एक फर्स्ट यूनिट पीस हो गई, सेकेंड यूनिट हमने डजन बना ली। और अगर कंपाउंड यूनिट की जरूरत है, मान के चलें अगर हम, तो कंपाउंड ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डजन ऑफ 12 पीसेस। कुछ डाउट हो तो पूछ लें। ओके, ये कंपाउंड यूनिट बन गया हमारा। अब बाहर आ जाते हैं, स्टॉक यूनिट्स तीनों बन गई हैं। अब स्टॉक आइटम, तो लेट्स से बेसिक आइटम 1, यूनिट असाइन करना ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वांटिटी नहीं डाल पाएंगे। ठीक, आइटम 1 देन आइटम 2 और आइटम 3, तीनों को एक एक हमने यूनिट असाइन कर दी। अभी फिलहाल ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल। अगर सामान आपके पास पहले से है और अब आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, तो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ये मालूम है, राइट। अब एक सिंपल बिल डालते हैं परचेज का, हमने सामान खरीदा है तो परचेज की एंट्री कर रहे हैं। जी। अगर कैश ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप पार्टी नेम यहाँ कैश लेके अंदर इंटरनल जो स्क्रीन सब स्क्रीन आती है वहां पे भी अपने सेलर का नाम ले सकते हो, और चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लें अगर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो। ठीक है, तो अभी यहाँ जैसे कैश लिया हमने। ठीक है, अब सप्लायर बिल किससे आया है, तो हमने लिया सेलर का, क्योंकि वो कर उसमें एंट्री शो होनी चाहिए। परचेज लेजर लिया आइटम 1। एडिशनल डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था आपको कि अगर उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको स्टॉक आइटम के साथ डालने हैं, तो आप स्पेसिफिकेशंस के लिए जी। डिस्क्रिप्शन ऑन कर सकते हैं, राइट। बट इसको उस तरीके से नहीं यूज कर सकते कि एक नाम से बहुत सारी चीजें, अगर स्टॉक आइटम की मतलब बहुत तरह के स्टॉक आइटम बट सबका नाम, जैसे 12 इंच 15 इंच 14 इंच तुम्हारे यहाँ जैसे जिनेंद्र सामान है, तो उसको जी, डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। उसको अलग अगर अलग आइटम ही हाँ, लिखने उसको पड़ेंगे। अलग अलग स्टॉक आइटम ही बनाना पड़ेगा अपने को, उस तरीके से यूज करें। मैम डिस्क्रिप्शन और ये सब F11 से आएगा। F12। F12। हाँ, ठीक है। F11 से फीचर्स आते हैं, कौन से चाहिए कौन से नहीं, ऐसा। तो ओके सपोज मैम। 150 पीसेस हमने परचेज किए एट द रेट ऑफ 200 ना, यहाँ पे डिस्काउंट था, हमने मेंशन ट्रेड डिस्काउंट है 2% का। ओके, तो अब आपको वो चाहिए तो आपको F11 में जाना पड़ेगा। जो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं
वो फीचर्स मतलब जो जरूरी नहीं हो तो भी हमारा काम नहीं रुके, वो फीचर्स में होता है। और कॉन्फ़िगर जो है वो सेटअप, उसका अपीयरेंस कंट्रोल करता है। ओके मैम। डिस्काउंट कॉलम हमने डाला, 2% दिया, 30,000 था, 2% देते ही 29,400 आ जाए। आइटम 2, यहाँ क्वांटिटी मैंने यहाँ रेट मैंने कैसे स्पेसिफाई किया, पर पीस। अगर ये जी पर डजन होता तो यहाँ पे आप डजन ले लेते तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होता। जी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आप मेंशन कर दो। ये परचेज की एंट्री हो गई। परचेज की एंट्री करने के बाद आप स्टॉक चेक कर सकते हैं, सारा स्टॉक आपको मिल जाएगा, स्टॉक समरी। जी अब ये जितना स्टॉक आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल मान के चल रहे हैं अभी हम कि एक ही पॉइंट है जहां से बिजनेस कंडक्ट होता है या जहां सारा सामान रखा हुआ है। बट अगर आपकी स्टोरेज लोकेशंस हैं मल्टीपल और वहां से भी आप सामान डिलीवर करते हो या वहां से भी आप सामान वहां पर सामान रिसीव करते हैं, इन दैट केस आपको गोडाउन्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उन गोडाउन्स पे स्टॉक मैनेज करना पड़ेगा। गोडाउन कैसे जी। क्रिएट करेंगे, तो इन्वेंट्री मास्टर्स में आप गोडाउन में जाओ, बाय क्रिएट डिफॉल्ट एक लेंगे। तो है। हाँ, डिफॉल्ट मेन लोकेशन है और अभी तक का जितना सामान है वो ऑटोमेटिकली अब जब हम नए गोडाउन्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सामान कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मेन लोकेशन पे। जी तो हमने क्रिएट न्यू गोडाउन लिया, G1 एक गोडाउन बना लेते हैं और G2 एक गोडाउन बना लेते हैं। अभी एक्स्ट्रा डिटेल्स कुछ भी मेंशन नहीं की, क्योंकि हमारे पास मेन लोकेशन पे सामान रखा हुआ है। नाउ आई नीड कि हम दूसरे गोडाउन्स पर कुछ कुछ सामान मतलब 10-10 पीसेस दोनों तीनों स्टॉक्स के वहां भेज दें। तो उसके लिए आप सीधे स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं और स्टॉक ट्रांसफर होगा विद द वाउचर स्टॉक जर्नल। ठीक है, आप वाउचर्स में जाएंगे, अदर वाउचर्स, और यहाँ आपको स्टॉक जर्नल मिल जाए। स्टॉक जर्नल आपने सामान सिलेक्ट किया, कौन सा सामान है, लोकेशन आप लो तो मेन लोकेशन, आप क्वांटिटी देखो 150 पीस अभी स्टॉक आ रहा है, आपने 30 पीसेस लिया। देन स्टॉक आइटम 2, मेन लोकेशन से 20 डजन। देन आइटम 1, 15 पीसेस आप G1 पे ट्रांसफर कर रहे हो और 15 पीसेस आप G2 पर ट्रांसफर। टेन डजन। ये फाइन, सेव कर दिया हमने। अब आप गोडाउन वाइज समरी अगर देखना है तो आप डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे और गोडाउन्स पे जाएंगे। प्राइमरी में आपको गोडाउन्स का क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा कि इतने वैल्यूएशन का सामान रखा हुआ है। एंटर करके आप डिटेल्स देख सकते हो उसकी, राइट। और अगर आपको इंडिविजुअल गोडाउन देखना हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी में एक फीचर हमने और पढ़ा था,
और वो है कि अगर मान लो आप सामान का, आप जैसे सेल कर रहे हैं सामान, सेल करने से पहले आपने तीनों स्टॉक जो आपके पास थे, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टॉक आपने सैंपल के फॉर्म में एक पर्टिकुलर कस्टमर को दिए, तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता वो, पहली चीज। दूसरा, आपका उस पर्टिकुलर स्टॉक से कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने सैंपल दिया है सामान। दैट मीन्स रेट क्या हो गया? 0, है ना? तो अगर आपको जीरो वैल्यू वाले, मतलब ऐसे वाउचर्स भी पोस्ट करने हैं जिसमें पूरा पूरा सामान जीरो वैल्यू वाला हो सकता है, मतलब सिर्फ इन्वेंट्री में से कम हो, अकाउंटिंग पे उसका कोई असर नहीं है, या फिर आपके इसमें ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि पार्शली कोई सामान किसी दूसरे सामान के साथ अगर फ्री जा रहा है, उस केस में पर्टिकुलरली, जैसे 5 पीस के साथ 1 पीस फ्री है, तो वो 5 पीस का तो वैल्यूएशन आएगा, 1 पीस क्वांटिटी में रिड्यूस होगा, बट वैल्यूएशन दैट मीन्स रेट उसका क्या होगा? 0। तो 0। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको Allow सेल्स, zero value transaction. हाँ, सेल्स वाउचर का टाइप डेफिनेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम इसमें अल्टर में वाउचर टाइप्स में जाएंगे, यहाँ से सेल्स लेंगे। सेल्स और परचेज के लिए सेपरेटली ये फीचर एक्टिवेट करना पड़ता है। पुराने वर्जन में ये F11 में ही अवेलेबल था ऑप्शन, तो डायरेक्ट दोनों पे काम करता था, सेल्स पे भी परचेज पे भी। इवन आप देखो नेक्स्ट ऑप्शन, मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपके सारे परचेज या सारे सेल्स बाय डिफॉल्ट आप ऑप्शनल करके चलते हो, तो आप इस ऑप्शन को यस कर दो, तो बाय डिफॉल्ट सेल्स वाउचर ऑप्शनल ही होगा, मतलब उसका इम्पैक्ट अच्छा। आएगा ही नहीं किसी पे भी, ना स्टॉक कम होगा, ना बैलेंसेस चेंज होंगे, अगर हर बार आप सिर्फ नोट करके रखते हो जब तक कंफर्म नहीं होता, ऐसा। ठीक है, बट इस ऑप्शन को जब तक जरूरत नहीं हो तब तक ना करें। सेल्स वाउचर हमने मॉडिफाई कर दिया। अब वाउचर पोस्ट करते हैं कि हमने तीनों सामान एक एक यूनिट कस्टमर को दिए हैं। तो आइटम 1 मेन लोकेशन से हमने 1 पीस, रेट 0। और आइटम 3 भी 1 पीस दिया है, सिंगल पीस। ठीक है, तो उसको कैसे मेंशन करेंगे? 0-1। ठीक है। अच्छा, रेट क्यों दे रहे हैं? रेट तो देना ही नहीं। तो अब आप देखो, जब मेन लोकेशन पे देखेंगे तीनों का स्टॉक एक एक से रिड्यूस हो जाना चाहिए, बट आउटस्टैंडिंग में जाके देखेंगे तो नहीं आएगा। स्टॉक समरी जी। देखो, 149, 99 और 50 डजन 3 पीसेस आ रहे है जी। ना? बट अगर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स स्टेटमेंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, यहाँ नहीं, क्योंकि वो क्या था? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, है ना? ऐसे ही एक्चुअल बिल्ड वाला फीचर है आपके पास। अगर आप दो तरीके से मैनेज करना चाहो कि सैंपल्स अलग, और मतलब जो टेस्टिंग के लिए दिए थे सामान वो अलग रखना चाह रहे हैं, प्लस टोटल कितना, मतलब कितना सामान गया, कितने का बिल बन रहा है और कितना एक्चुअली सामान गया, दोनों चीजें अगर इनवॉइस में मेंशन करना चाह रहे हो। हालांकि इस तरीके का इनवॉइस बनता नहीं है कि 4 पीस, मतलब 2 पीस सैंपल के दिए थे, टोटल 10 पीस बिके तो 12 पीस इन्वेंट्री में से गए, 10 पीस का बिल। जी। ऐसा बिल आप कस्टमर को नहीं भेजोगे, आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो, बट कस्टमर को आप इस तरीके का इनवॉइस नहीं सेंड करते हो। तो प्रिंट करते टाइम पे वो कॉलम आप वापस से ऑफ कर दोगे अगर आपको चाहिए तो। एक्चुअल एंड बिल कहाँ मिलेगा? तो F11 में आप जाओगे, सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा। परचेज और सेल्स दोनों में क्वांटिटी कॉलम इससे मॉडिफाई हो जाता है। अगर आपको इस तरीके से मेंशन करना है, देखो आप, हो गया क्वांटिटी कॉलम मेंशन, राइट? ये जो अपन रेगुलर बिल बनाते हैं ये वो है? नहीं, बिल तो रेगुलर ही है, एक्चुअल और नहीं नहीं, बिल। जो कस्टमर को देते हैं अपन, जिस फॉर्मेट में देते हैं वो ये फॉर्मेट है।
नहीं तो अभी भी तो सेल्स पहले वही वाला फॉर्मेट ही था। इसका पर्पस नहीं क्या वो है, यहाँ कॉलम मैंने अलग अलग डाला अलग होते हैं। 15, ठीक है, हम्म और यहाँ मैंने डाला 12। तो हम्म। बिल कितने के रेट से बनेगा? बिल कितनी 12। क्वांटिटी का बनेगा? 12 के लिए बनेगा, 15 के लिए नहीं बनेगा। एक्चुअल 2 फ्री वाली में जो चली जाएगी और तो एक्चुअल मतलब। वाली जो क्वांटिटी होती है वो इन्वेंट्री के हम्म, बैलेंस को चेंज करती है। बिल्ड वाली जो क्वांटिटी होती है वो अकाउंटिंग के बैलेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, जी तो ये फीचर आप यूज कर सकते हो। और फिर इसके बाद अगला फीचर जो आता है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स पूरा साइकिल मेंटेन करना, कि आप पार्टी के साथ जो सामान के ट्रांजैक्शन की जो डीलिंग होती है, तो आप सारे स्टेजेस उसके मेंटेन अगर करना चाह रहे हो। सारे स्टेजेस मीन्स पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर समझे तो दो तरीके से आप ऑर्डर प्रोसेसिंग को कैटेगराइज करते हैं। पहला परचेज ऑर्डर एंड दूसरा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, राइट। अब परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में टोटल कितने पॉसिबिलिटीज या कितने स्टेप्स हो सकते हैं? पहला स्टेप होगा जब आपने ऑर्डर दिया, राइट। सेकंड स्टेप होगा जब आपको सामान रिसीव हुआ। सामान जी रिसीव होने के बाद एक ऑप्शनल स्टेप, मतलब ऑप्शनल बोले या ओकेजनली ऐसा हो सकता है कि आपको सामान रिटर्न, आपने सामान देखा, अब उसमें से कुछ सामान ऐसा था जो आपको नहीं चाहिए था या गलत आ गया, जो भी रीजन हो, आपने वापस किया। तो अभी जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो आप एंटर करते हो परचेज ऑर्डर वाउचर के थ्रू, ठीक है। जब आपको सामान मिलता है आप उसकी एंट्री करते हो रिसिप्ट नोट चालान से, रिसिप्ट नोट के थ्रू। अब रिसिप्ट नोट बना है मतलब चालान आया है आपके पास, सामान बिल अभी नहीं आया है। तो बिफोर बिल अगर रिटर्न हुआ है, बिफोर इनवॉइस अगर सामान रिटर्न होता है, तो आप उसको रिजेक्शन आउट के थ्रू, हमने सामान रिसीव किया अब वापस कर रहे हैं कुछ सामान जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आया था। तो क्योंकि अभी सामने हमारे सेलर ने हमको इनवॉइस नहीं भेजा है, तो हम हमारे यहाँ उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिजेक्शन आउट से, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप हो सकता है, अगला स्टेप होता है व्हेन यू गेट परचेज इनवॉइस। बिल आ गया, सपोज आपको जो सामान रिटर्न करना था वो आपने रिटर्न कर दिया। अब पार्टी ने आपको बिल भेजा है, कस्टमर सेलर ने आपको बिल भेजा है, तो वो आप किससे हैंडल करोगे? परचेज वाउचर के थ्रू, मतलब परचेज इनवॉइस के थ्रू, जो अभी हमने पोस्ट किया कि अगर हमने कुछ खरीदा है तो वो कैसे करें। अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि सामान आया, बिल नहीं आया था और हमने कुछ सामान वापस कर दिया। बट मान लो कि आपने जैसे ही सामान आया एंट्री कर दी, फिर बिल आ गया, आपने बिल की भी एंट्री कर दी और बाद में आपने चेक किया और उसमें से कुछ सामान आपको वापस करना है। तो अब क्या करेंगे? अब रिजेक्शन आउट से नहीं बनेगा। आफ्टर इनवॉइस अगर आप रिटर्न करते हो, परचेज रिटर्न, इन दैट केस आप उसको डेबिट नोट के थ्रू एंटर करो, ठीक है। और लास्ट स्टेप होगा जब आप सेटल करते हो ट्रांजेक्शन, मतलब पे करते हो, तो पेमेंट। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में परचेज ऑर्डर के सारे स्टेजेस हैं। सारे स्टेजेस मींस जो ऑप्शनल हैं वो भी, जो कभी कभी हो सकते हैं वो, और जो परमानेंट उसमें आएंगे वो वाले तो है ही। ऑप्शनल कौन सा है? ये वाला रिजेक्शन और रिटर्न वाला, ओकेजनली कभी हो सकता है।
एक और चीज आप समझो कि फर्स्ट और सेकंड जो वाउचर हैं वो अफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री को, क्योंकि आप देखो जब आप ऑर्डर डालते हो तो परचेज ऑर्डर बुक में एंट्री जाती है उसकी, जब सामान आता है तो स्टॉक प्लस हो जाता है और रिपोर्ट कौन सी मिल बनती है, परचेज बिल पेंडिंग, बराबर। जब आप इनवॉइस, जैसे ही आप इनवॉइस एंटर करते हो तो इनवॉइस या परचेज इनवॉइस या परचेज वाउचर डालना, दैट मीन्स आप अकाउंटिंग को अफेक्ट कर रहे हो, अकाउंटिंग बैलेंसेस यहाँ से अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपने परचेज की एंट्री करी, परचेज डेबिट हो जाएगा और सेलर आपका क्रेडिट हो जाएगा उतने ही अमाउंट से। एंड लास्टली जब आप पे करते हो तो वो तो अकाउंटिंग को अफेक्ट करता ही है।